नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आदित्य L1 चंदा मामा के बाद अब सूरज चाचू की बारी। 6 दिन बाद सूरज पर जाएगा इसरो का आदित्य L1। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल मिशन के बाद अब इसरो की नजरें सौर मिशन पर है। 2 सितंबर को इसरो सूरज पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भेजने की तैयारियों में जुट गया है। दोस्तों, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को सूर्य की सबसे बाहरी परतों के रिमोट ऑब्जर्वेशन और सूर्य पृथ्वी लॉन्ग रेंज पॉइंट पर सौर वायु के मौजूदा ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह सूरज की ऑब्जर्वेशन के लिए पहला इंडियन स्पेस मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का मकसद L1 के चारों तरह के ऑर्बिट से सूर्य की स्टडी करना है। यह स्पेसक्राफ्ट 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर जो कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह है और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में गिरा सिक्का, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी राहत। जी हां दोस्तों, WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच कड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान न्याय की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद के द्वारा लगातार सफाई दी जा रही है। इस बार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है। मामले की सुनवाई को 1 सितंबर तक टाल दिया गया है। अदालत इस तारीख को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेगी। दोस्तों, कुश्ती के टॉप यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस लड़ाई में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे मशहूर पहलवान शामिल थे। पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर केस दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पर कई दिन तक धरना दिया था, लेकिन 20 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह और WFI की तरफ से सस्पेंड चल रहे सहायक सचिव विनोद तोमर को कोर्ट ने जमानत देने का फैसला किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मिलकर भावुक हुए, कहा आपके दर्शन करना चाहता था। चांद पर लैंडर जहां उतारा वह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहां उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली, 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरा, चांद पर लैंडर जिस जगह उतारा गया वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। तीसरी, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। मोदी ने 45 मिनट के भाषण में कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। मेरा मन कर रहा था कि आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी बोली, पंजाब में राष्ट्रपति शासन बीजेपी का एजेंडा। बुद्ध राम ने कहा, भाजपा पिछले दरवाजे से सत्ता पाने की कोशिश में, जनता कभी ऐसा नहीं होने देगी। जी हां दोस्तों, पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की चेतावनी से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पंजाब में 1.5 साल से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रिंसिपल बुद्धराम ने कहा कि गवर्नर की इस धमकी से भाजपा का पंजाब से जुड़ा एजेंडा सामने आ गया है। चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करने वाली बीजेपी अब गवर्नर के जरिए पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करके पंजाब को अस्त व्यस्त करना चाहती है, लेकिन राज्य के लोग कभी ऐसा नहीं होने देंगे। बुद्धराम ने कहा कि देश के किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना ही है तो वह मणिपुर में किया जाना चाहिए, जहां भाजपा के शासनकाल में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाकर देश को दुनिया में शर्मसार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी कीमत पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होने देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान बोला, ब्रिक्स में शामिल होने की अर्जी नहीं दी। कहा, हमने दुनिया में शांति एकजुटता बढ़ाने में सहयोग दिया। संगठन में 6 नए देश जुड़ेंगे। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में पाकिस्तान का नाम न होने के बाद पड़ोसी मुल्क ने कहा है कि उन्होंने कभी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक तौर पर अप्लाई नहीं किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स समिट पर हमारी नजर थी। इसमें नए बदलावों को स्टडी करने के बाद ही संगठन के साथ अपने भविष्य को लेकर फैसला करेंगे। मुमताज ने कहा कि ब्रिक्स अलग अलग देशों को संगठन में शामिल करने के लिए खुला है। पाकिस्तान हमेशा से इस विचार का समर्थन कर रहा है। हमने हमेशा से वैश्विक शांति और विकास में अहम भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान भी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विकासशील देश है, जिसने ग्लोबल साउथ के देशों में शांति, सहयोग और एकजुटता को बढ़ाने के लिए अपना योगदान किया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो की स्थापना पंडित नेहरू ने की, पीएम जहां जाते हैं सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 उतारा उस बिंदु को शिव शक्ति नाम दिया गया। शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। दोस्तों, पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरनेत ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इसरो की विरासत को आगे बढ़ाया है, उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसके लिए पूर्व पीएम पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी। इसरो ने लगातार तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया है। सुप्रिया सुरनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वह श्रेय लेना चाहते हैं। मुझे उन नामों पर कोई आपत्ति नहीं है जो उन्होंने दिए हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी की ओर से इतने बड़े मिशन का क्रेडिट लेना जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा किया थोड़ा अनुचित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप 2023, सौरव गांगुली ने वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम। इन 2 खिलाड़ियों को कर दिया बाहर। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई बॉस सौरव गांगुली ने 5 अक्टूबर से खेले जाने वाले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम चुनी है। दादा ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में एशिया कप की टीम के 2 खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई को 5 सितंबर से पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान करना है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की एशिया कप की जो टीम है उसी के आसपास वर्ल्ड कप की टीम भी होगी। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने भी एशिया कप के लिए टीम के ऐलान के वक्त कहा था कि वर्ल्ड कप टीम भी कुछ इसी तरह की होगी। हालांकि सौरव गांगुली ने अपनी वर्ल्ड कप टीम में एशिया कप की टीम के 2 खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। सौरव गांगुली ने अपनी वर्ल्ड कप की टीम में तिलक वर्मा और तेज गेंदबाज प्रसिद्धि कृष्णा को नहीं चुना है। उन्होंने जिन 15 सदस्यीय टीम में नाम चुने हैं उनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को उन्होंने अपनी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को 18 साल की जेल, आतंकी हमले में आईएसआईएस की मदद करना चाहता था, सीरिया भागने से पहले एफबीआई ने पकड़ा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान के एक डॉक्टर को 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछले साल उसे अमेरिका पर हमला करने की प्लानिंग का दोषी पाया था। इसके बाद शुक्रवार को उसे सजा सुना दी गई। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 31 साल का मोहम्मद मसूद अमेरिका में हमले करने के लिए आईएसआई की मदद करना चाहता था। उसने 2020 में जॉर्डन से होते हुए सीरिया जाने की कोशिश की थी। इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उसने मेनोपोलिस से लॉस एंजलिस जाने की कोशिश की, जहां से मसूद को किसी ऐसे इंसान से मिलना था जो कार्गो शिप के जरिए सीरिया तक पहुंचने में उसकी मदद करता। मसूद मिनेपोलिस की फ्लाइट पकड़ पाता, इससे पहले ही उसे एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया की इंटरनल सेफ्टी में कई खामियां, डीजीसीए के निरीक्षण में 13 मामलों में फर्जी रिपोर्ट बनाने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए की 2 सदस्यीय निरीक्षण टीम ने एयर इंडिया की इंटरनल सेफ्टी को लेकर किए गए ऑडिट में कई खामियां पाई, जिसके बाद नियामक जांच शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डीजीसीए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की 2 लोगों की निरीक्षण टीम ने एयर इंडिया के इंटरनल सेफ्टी ऑडिट में कमियां पाई है। निगरानी टीम के निष्कर्षों ने कई गंभीर चिंताएं पैदा की और इस पर आगे विचार किया जा रहा है। दोस्तों, जवाब में एयर इंडिया के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि सभी एयरलाइंस नियामक और बाहरी संस्थाओं के नियमित सुरक्षा ऑडिट से गुजरती है। प्रवक्ता ने कहा कि एयर इंडिया अपनी परिचालन प्रक्रियाओं का लगातार मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने के लिए इन ऑडिट में सक्रिय रूप से भाग लेती है। उन्होंने पुष्टि की कि संबंधित अधिकारियों के सहयोग से किसी भी पहचाने गए मुद्दे पर तुरंत समाधान किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में टीचर ने मुस्लिम बच्चे को स्टूडेंट से पिटवाया, धर्म पर टिप्पणी की। राहुल गांधी बोले भाजपा के केरोसिन की आग देश भर में फैली। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल टीचर ने यूकेजी के मुस्लिम छात्र को क्लास के दूसरे स्टूडेंट से सजा दिलवाई। बच्चे का कसूर इतना था कि उसने 5 का पहाड़ा नहीं सुनाया था। इस पर टीचर ने बारी बारी से क्लास के बच्चों को बुलाकर छात्र को पिटवाया। साथ ही टीचर ने कहा कि मुस्लिम बच्चों की माएं उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, इससे बच्चों का नाश हो जाता है। यही नहीं, टीचर ने छात्र के धर्म को लेकर भी टिप्पणी की। वहां बैठे एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला टीचर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि यह भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। प्रियंका गांधी
ने कहा कि नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है, हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा। वहीं दोस्तों AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसके जिम्मेदार योगी और उनकी नफरती सोच है। वरुण गांधी ने कहा कि ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान लौटेंगे। भाई शहबाज ने लंदन में मुलाकात की, कहा वो आकर चुनाव का जिम्मा संभालेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान लौटेंगे। इस बात की जानकारी नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में हुई एक मीटिंग के बाद दी है। दरअसल दोस्तों, शहबाज शरीफ केयरटेकर प्रधानमंत्री को पदभार सौंपने के बाद पिछले रविवार को लंदन पहुंच गए थे। यहां उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज ने बताया कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान लौटेंगे और चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। हालांकि वो कौन सी तारीख को आएंगे इसे लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान के चैनल जियो न्यूज ने नवाज शरीफ के परिवार के हवाले से बताया कि नवाज शरीफ 15 अक्टूबर तक वापस लौट सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तारीख को लेकर नवाज शरीफ जिनमें तय किया गया था कि नवाज अक्टूबर के मध्य में पाकिस्तान लौटेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का बड़ा फैसला, घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस घोसी में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यहां कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों INDIA गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए वहां अलग प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया का हिस्सा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के तहत 354 घोसी विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करती है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि पार्टी अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है कि वे समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी को पूर्ण सहयोग दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना फिर 59,000 के करीब पहुंचा, चांदी 3,000 रुपए से ज्यादा चढ़ी। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत 21 अगस्त को सोना 58,345 रुपए पर था, जो कि समाप्ति यानी कि हफ्ते की समाप्ति 26 अगस्त को 58,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत में 425 रुपए की तेजी आई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी में इस हफ्ते 3,000 रुपए से ज्यादा की बढ़त देखी गई। हफ्ते की शुरुआत में चांदी 70,484 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो कि अंत में 73,695 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,221 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोएडा में अब रेड लाइट पर भीख नहीं मांगेंगे बच्चे, अथॉरिटी ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में रेड लाइट्स पर बच्चों और बुजुर्गों को भीख मांगते हुए नहीं देखा जा सकेगा, इस पर रोक लगा दी गई। अब नोएडा प्राधिकरण ने सड़कों और रेड लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन पहल की है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर प्राधिकरण की कोशिश है कि रेड लाइट पर भीख मांगने की प्रवृत्ति पूरी तरह खत्म की जाए। प्राधिकरण शहर के रेड लाइट पर भीख मांगने, सामान बेचने और निर्माण साइटों पर काम करने वाले बच्चों को लेकर एक योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M ने शुक्रवार को बच्चों के लिए काम करने वाले कई NGOs के साथ बैठक की और ऐसे बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था का सुझाव मांगा। प्राधिकरण के CEO ने कहा कि रेड लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चों का एक सर्वे किया जाए ताकि उनकी संख्या का पता लगाया जा सके। वहीं निर्माण साइटों पर काम करने वाले बच्चों का भी सर्वे करवाया जाए। बच्चों का डेटा इकट्ठा कर शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए संस्था का चयन कर व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परिणीति चोपड़ा संग महाकाल के दरबार में पहुंचे राघव चड्ढा, सामने आई पहली तस्वीर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीता चोपड़ा और आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा मंगनी से पहले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चाओं में हैं। वहीं मंगनी के बाद भी दोनों कपल्स लगातार एक दूसरे के साथ स्पोर्ट किए जा रहे हैं। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा शनिवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। शनिवार को उज्जैन पहुंचे दोनों कपल्स ने भगवान महाकाल मंदिर में करीब 1 घंटे तक रहकर पूजा अर्चना की। इन दिनों आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का राजनीतिक करियर पिछले कुछ दिनों से काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दरअसल दोस्तों, फर्जी सिग्नेचर के एक मामले में राज्यसभा से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रूस बोला प्रिगोजिन की हत्या के आरोप सफेद झूठ, जांच के बाद करेंगे मौत की पुष्टि। बेलारूसी राष्ट्रपति ने कहा मैंने उन्हें चेताया था। जी हां दोस्तों, रूस में पुतिन के बागी वैगनर चीफ की 23 अगस्त को हुई मौत अब तक एक गुत्थी बनी हुई है। मॉस्को के पास उसका प्लेन क्रैश हुआ। ये क्रैश कैसे हुआ, इसकी पहेली सुलझाने के लिए विमान के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। बीबीसी के मुताबिक घटनास्थल से जांच अधिकारियों को 10 शव और फ्लाइट रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं। जांच अधिकारियों ने बताया कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट के जरिए शवों की पहचान की जाएगी। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि प्रिगोजिन की मौत एक हादसा नहीं साजिश हो सकती है। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह सफेद झूठ है। अल जजीरा के मुताबिक रूस ने प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। पेस्कोव ने कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी ने कहा काशी दुनिया का सबसे पुराना जिंदा शहर। G20 में बोले भारत का मंत्र है विरासत भी विकास भी, 4C का संदेश दिया। जी हां दोस्तों, वाराणसी में शनिवार को G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मिनट का वीडियो संदेश दिया। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम वाराणसी में मिल रहे हैं, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। काशी न केवल दुनिया का सबसे पुराना जिंदा शहर है, बल्कि सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो भी यहां से दूर नहीं है। यह वास्तव में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। पीएम ने कहा कि 4C यानी कि कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स और कॉरपोरेशन से दुनिया आगे बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि आपके समूह ने कल्चर यूनाइटेड ऑल अभियान शुरू किया है। यह वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को ही समाहित करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी में चुनाव से 2 महीने पहले 3 नए मंत्री। शिवराज बोले 75 दिन बाद फिर बनेगी हमारी सरकार, जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेताओं के सवाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 75 दिन बाद भी हमारी सरकार आने वाली है। हम अभी विस्तार कर रहे हैं ताकि बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। इसके बाद भी हम ही आने वाले हैं और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार अभी और करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मदुरै में ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग, 9 की मौत। यूपी के 63 लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए बुक किया था, कॉफी बनाते समय सिलेंडर फटा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई। शनिवार तड़के हुए हादसे में यूपी के 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 50 झुलस गए हैं। प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त कोच यार्ड में खड़ा था। यह कोच 17 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से रवाना हुआ था। कोच को रविवार को चेन्नई से लखनऊ लौटना था। मदुरै कलेक्टर MS संगीता ने बताया कि कोच में सभी यूपी के तीर्थ यात्री थे। इसी कोच को मदुरै में 2 दिन तक रुकना था। यात्रियों ने आज सुबह कॉफी बनाने के लिए स्टोव जलाया तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 चांद पर प्रज्ञान रोवर का मून वॉक, इसरो ने जारी किया नया वीडियो। जी हां दोस्तों, भारत के तीसरे मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट के बाद लैंडर से बाहर आए रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों यह रोवर प्रज्ञान चांद के गर्भ में छिपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाने में जुट गया है। इसके लिए वह चांद पर लगातार चहलकदमी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक वीडियो जारी किया। इसमें रोवर प्रज्ञान को चांद पर चलते देखा जा सकता है। वह चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर से ज्यादा चल चुका है। रोवर में लगे उपकरण ऑन कर दिए गए हैं और अब रोवर ने काम शुरू भी कर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर उतरा था। इसके 2 घंटे और 26 मिनट बाद रोवर भी इससे बाहर आ गया। रोवर 6 पहियों वाला रोबोट है। यह चांद की सतह पर चलेगा। इसके पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर आगे की सतह पर चलता जाएगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप छपती चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने लगातार दूसरे दिन दोहराया एनसीपी नहीं टूटी, कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी है। कल अजीत को पार्टी का नेता बताकर पलटे थे। जी हां दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एनसीपी में टूट नहीं हुई है। कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है, यह सही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी है। शरद पवार ने मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया की तीसरी बैठक के बारे में
में बताया। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक में 16 पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह जाना है, बैठक में उस पर चर्चा होगी। वहीं दोस्तों शरद पवार ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की भूमिका है हमारे पास आओ नहीं तो जेल जाओ। हसन मुशर्रफ पर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी, वो रुक गई। उन्होंने किससे बात की मुझे पता नहीं, मैं दमनकारी प्रवृत्ति का विरोध करता हूं, चाहे कितना भी जेल में डालो। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक स्तंभ भारत के कौन से राजा का प्रतीक है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कौन से राजा का प्रतीक अशोक स्तंभ था तो जल्दी से उन राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।